नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक्सप्लोर होम्योपैथी विद डॉक्टर राजेश वंस अगेन। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके आसपास या फैमिली में भी कई ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको स्नोरिंग की यानी खराटे मारने की आदत होती है और खराटे मारने के साथ साथ कभी कभी उनका सांस थोड़े पल के लिए रुक जाता है और पेशेंट को उठ के सांस लेना पड़ता है और उसको कई बार इस चीज़ का पता भी नहीं होता कि उसका सांस जो है वो रुक गया है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको स्नोरिंग की हैबिट है और उसकी सांस बीच बीच में रुक जाती है, तो दोस्तों वो सफ़र कर रहा है एक ऐसी मेडिकल कंडीशन से। अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये पेशेंट आगे जाके हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी मेरे फ्रेंड्स ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है दोस्तों OSA यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी कि सोते हुए अगर आपका सांस रुक जाए या स्नोरिंग की हैबिट हो तो उस पूरी कंडीशन को दोस्तों हम OSA में लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है ये है क्या। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, इसके अंदर पेशेंट्स को क्या होता है, स्नोरिंग की हैबिट होती है। अब स्नोरिंग करते 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 क्या होता है, एक ऐसा एपिसोड आएगा जिसके अंदर उसकी सांस थोड़े पल के लिए रुक जाएगी और कई बार पेशेंट को इसकी अवेयरनेस ही नहीं होती कि उसका सांस रुक जाता है और अल्टीमेटली दोस्तों जो है उसका पार्शियल या फिर कंप्लीट जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है अपर वाला, ये ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को चोकिंग फीलिंग होती है और वो एकदम से उठ के बैठता है और एकदम सांस के लिए गास्प करता है। तो दोस्तों ये जो लक्षण है ये है OSA के। अब बात आती है दोस्तों कि क्या कारण है जिसकी वजह से पेशेंट्स जो है OSA डेवलप कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कॉज है वो है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज, यानी कि अगर आपका जो सांस का मार्ग है वो किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, बंद हो रहा है या दबाव में है, तो आपको स्नोरिंग और साथ साथ ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब ये दबाव कैसे आ सकता है, अगर आपका जो एनाटॉमिकल यानी आपका जो स्ट्रक्चर है, जो एयरवे का स्ट्रक्चर है, अगर वही खराब हो रहा हो। अब एयरवे का स्ट्रक्चर कैसे खराब होगा, अगर आपकी जो थ्रोट यानी गला जो है, गले के अंदर अगर मसल्स जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, जैसी वो रिलैक्स होंगी तो क्या होगा, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसका जो एयरवे जो उसका पाथ है दोस्तों वो नैरो हो जाएगा। या फिर नैरो कौन सी कंडीशन में हो सकता है दोस्तों, कई लोगों को टॉन्सिल्स की शिकायत होती है, उनके टॉन्सिल्स इतने साइज में बढ़ जाते हैं कि वो एयरवे को नैरो कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपरली जो है ब्रीदिंग दोस्तों नहीं आ पाती। या कई केसेस के अंदर दोस्तों मैंने देखा है कई पेशेंट्स की जो टंग होती है वो इस तरह की स्वेलिंग हो जाती है, ये कह लीजिए कि लार्ज होती है टंग, जिसकी वजह से उनको अमूमन ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों जो तीसरा कारण है दोस्तों वो है हमारा ओबिसिटी। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं, जिनका पेट बहुत ज़्यादा रहता है या जिनको ओबिसिटी की प्रॉब्लम होती है। दोस्तों आज के इस एनवायरनमेंट में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी पेशेंट्स जो हैं दोस्तों वो ओबिसिटी से सफ़र कर रहे हैं ड्यू टू सीडेंटरी लाइफस्टाइल और स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म। इन चीज़ों में पड़ने के बाद दोस्तों क्या होता है, पेशेंट जो है वो वेट गेन शुरू कर देता है और वेट गेन भी कई बार पेशेंट्स में इस तरह का होता है कि उसका जो टमी एरिया है उसके आसपास बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो जाता है और उसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ है यानी हाथ और पाँव होते हैं वो पतले पतले रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स दोस्तों जो है दे आर मोर प्रोन टू डेवलप दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स। अब ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं दोस्तों, इनकी जो नेक होती है, मैंने देखा है कई केसेस के अंदर नेक बहुत मोटी होती है, तो नेक की मोटापन प्लस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज, ये सारे फैक्टर्स दोस्तों इस चीज़ को एग्रेवेट कर देते हैं। कई पेशेंट्स पे दोस्तों ये उम्र के हिसाब से भी हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि कई पेशेंट्स जो 40 प्लस होते हैं या 50 प्लस हैं उनको अक्सर स्नोरिंग की हैबिट होती है और वो स्नोरिंग की हैबिट अल्टीमेटली दोस्तों एक स्लीप एपनिया नामक डिसऑर्डर में बदल जाती है। दोस्तों इसके अलावा कई ऐसी बीमारियां भी हैं जिसके अंदर पेशेंट्स को स्लीप एपनिया बनने का खतरा बना रहता है, जैसे कि कई पेशेंट्स जिनको गर्ड की प्रॉब्लम होती है। गर्ड अगर मैं आम लैंग्वेज में कहूँ, जिनको एसिड ऊपर आता है, यानी कि कई लोगों में आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि पेट का एसिड जो है ऊपर आ रहा है, गले में लग रहा है, तो गले में बार बार एसिड आने की वजह से उनकी जो थ्रोट की मसल्स होती है उसकी इरिटेशन की वजह से वो एरिया जो होता है दोस्तों वो एनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन शुरू हो जाता है।
ऐसे ही दोस्तों कई पेशेंट्स होते हैं जिनको साइनस की प्रॉब्लम रहती है। जी हाँ दोस्तों, जिनको पुराना नजला रहता है या साइनस ब्लॉकेज रहती है, साइनस में इन्फेक्शन रहती है, उन पेशेंट्स के अंदर भी दोस्तों स्लीप एपनिया बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड के जो केसेस होते हैं, क्योंकि आपको पता है थायराइड में थ्रोट जो होता है हमारा इन्वॉल्व होता है और थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारे थ्रोट के यहीं पे होता है, तो इसकी वजह से थायराइड के एनलार्जमेंट की वजह से दोस्तों उनका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो चोक हो जाता है और उसकी वजह से पेशेंट्स ये डेवलप कर लेते हैं। इसी तरह से नेजल पॉलिप्स जो होते हैं, ये वाले पेशेंट्स जिनको नोज के अंदर पॉलिप्स बन जाते हैं या नोज के अंदर मास बढ़ जाता है, वो पेशेंट्स भी दोस्तों अमूमन OSA यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से सफर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि ऐसे पेशेंट्स को आप पहचानेंगे कैसे, उनके क्या लक्षण होंगे, किस तरीके से हम उनको पहचान पाएंगे। देखिए सबसे पहला लक्षण जो है दोस्तों वो होगा लाउड स्नोरिंग। जी हाँ दोस्तों, उनके जो खराटे होंगे वो इतने लाउड होंगे कि अगर आप दूसरे रूम में हैं और कई बार तो तीसरे रूम में है तो वहां तक भी उनके खराटे सुनाई देते हैं। ऐसे में दोस्तों जो पेशेंट जो जिस बेड पे जो पेशेंट के साथ सो रहा होता है उसकी जो हालत होती है दोस्तों बहुत खराब हो जाती है और वो अक्सर जो है हमारी क्लिनिक में जब आते हैं तो वो बोलते हैं आके, वाइफ होगी तो वो हस्बैंड के बारे में, हस्बैंड नहीं तो वाइफ के बारे में हमेशा बोलते हैं कि हाँ जी डॉक्टर साहब इनके खराटे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से हमारी स्लीप भी डिस्टर्ब होती है। इनफैक्ट जो पेशेंट है उसकी खुद की स्लीप भी बहुत डिस्टर्ब होती है। तो लाउड स्नोरिंग जो है दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा मिलती है। कई केसेस में दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्रेथ होती है थोड़े टाइम के लिए पॉज हो जाती है, उसको हम एपनिया कहते हैं, यानी सांस थोड़े पल के लिए नहीं आता, जिसकी वजह से पेशेंट एकदम से उठ के बैठ जाता है। तो ये एक लक्षण मिलेगा। तीसरा जो लक्षण है दोस्तों वो है डे टाइम स्लीपीनेस। जी हाँ दोस्तों, कई पेशेंट्स पूरी नाइट स्लीप लेने के बावजूद भी दिन के अंदर सुस्त रहते हैं और सोते रहते हैं। कई बार तो ये पेशेंट्स ऑफिस में जाने पर भी सो जाते हैं और इनको पता ही नहीं चलता कि सो गए हैं। कई बार ऐसे पेशेंट्स दोस्तों ड्राइविंग करते समय भी इनको नींद आ जाती है या बात करते करते भी ये पेशेंट सो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण हो सकता है कि पेशेंट स्लीप एपनिया की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों लक्षण जो है वो है मॉर्निंग हेडेक। अक्सर जब ये सुबह उठेंगे तो इनका हेड जो है हमेशा हैवी रहेगा और हेडेक होता रहेगा, क्योंकि ओवरनाइट जो स्लीप है दोस्तों उनकी क्वालिटी स्लीप नहीं होती, जिसकी वजह से ये पेशेंट परेशान रहते हैं। मुंह खोले होने की वजह से या ब्रीदिंग गास्प की वजह से दोस्तों इनको नेक्स्ट सिम्टम आता है वो है ड्राई माउथ। जी हाँ दोस्तों, इनका जो माउथ है वो सूखा रहेगा, तो उसकी वजह से भी ये पेशेंट ये चीज़ें डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कंसंट्रेशन डिफिकल्टी। जी हाँ दोस्तों, एडल्ट्स के अंदर भी और चिल्ड्रन के अंदर भी। कई चिल्ड्रंस भी हैं दोस्तों, जैसे ओबीस चिल्ड्रन होते हैं या जिनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एयरवे का ना अच्छा हो, तो उनके अंदर ये कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स दोस्तों कंसंट्रेट नहीं कर पाते। स्कूल में अगर बच्चे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सुस्त रहेंगे और कोई भी स्टडीज़ में कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, जिससे उनकी आउटपुट पर भी फर्क पड़ता है। दोस्तों ये थे इसके लक्षण। अब आती है बात नेक्स्ट, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हमें हो सकती है, क्यों इसका खतरा हमें मेरा बना रहता है। देखिए स्लीप एपनिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो खतरा है दोस्तों वो है हार्ट की प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग रन स्लीप एपनिया जो होते हैं एक पैरामाउंट फैक्टर बनता है दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर का। अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा तो अल्टीमेटली पेशेंट सफर करेगा कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन से। इसी तरीके से दोस्तों उसको स्ट्रोक का खतरा बना रहेगा और सेरेब्रो आर्टेरियल डिजीज जो होती है, ब्रेन वाली डिजीज, ब्रेन की आर्टरी की डिजीज, वो भी पेशेंट्स के एक खतरा हमेशा बना रहेगा कि स्ट्रोक या इस तरह की कोई चीज़ें उसको डेवलप ना हो जाए। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसे पेशेंट्स दे आर वेरी मच प्रोन टू टाइप 2 डायबिटीज़। जी हाँ दोस्तों, एक एज के बाद इनके अंदर डायबिटीज़ डेवलप होगी और अल्टीमेटली दे फॉल प्रे टू द डायबिटीज़ और उसकी कॉम्प्लिकेशन से भी ये सफ़र करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसे पेशेंट्स पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्सीडेंट्स के। जैसे मैंने अभी आपको बताया पेशेंट ड्राइविंग करते करते भी सो जाते हैं, तो उन पेशेंट्स के अंदर दोस्तों एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो मेन इफेक्ट आता है वो आता है पेशेंट्स के मूड पे। देखिए दोस्तों, अगर स्लीप आपकी प्रॉपर नहीं होगी, स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो अल्टीमेटली पेशेंट विल सफर फ्रॉम मूड डिसऑर्डर, जिससे वो एंग्जाइटी या डिप्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं। अब नेक्स्ट आती है दोस्तों, उसको पहचानेंगे कैसे, इन्वेस्टिगेट कैसे करना है कि आप इस बीमारी से सफर कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन है, आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, ये सिम्टम्स आपने उसको बताने हैं, विजिट करना है, अपना केस देना है। तो डॉक्टर, कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वेल क्वालिफाइड है इस चीज़ को जज करने के लिए, और वो आपको बता पाएंगे। नेक्स्ट जो उसका टेस्ट आता है दोस्तों वो है एक पॉलीसोम्नोग्राफी, जिसके अंदर हम स्लीप स्टडी करते हैं। तो स्लीप स्टडी साइकिल जो होती है वो घर पर भी कर सकते हैं और हॉस्पिटल में भी आप एक दिन एडमिट होकर वो चीज़ कर सकते हैं। तो स्लीप स्टडी से दोस्तों ये चीज़ 100% जज हो जाती है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी इंटरवेंशन ले सकते हैं।
नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों हमारा ट्रीटमेंट क्या, अब इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। देखिए ट्रीटमेंट में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो वही है, आपको अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना पड़ेगा। आप लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए आपको स्मोकिंग को छोड़ना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आप ओबीज हैं तो आपने अपने वेट पे काम करना होगा। फैट जो एक्सेस आपके वेट के अराउंड, पेट के अराउंड है या आपकी नेक में बहुत ज़्यादा फैट है, तो इसको आपने डिसॉल्व करना है सो दैट आप एक नॉर्मल स्ट्रक्चर आ सके और आपकी एनाटॉमी बेटर हो सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल एंड योगा। योगा करने से दोस्तों जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, जो थ्रोट होता है, इसकी इंप्रूवमेंट होती है। आप इसके अंदर अगर मसल्स वीक हैं तो उसकी भी इंप्रूवमेंट होती है। और अगर ये पाथ नैरो हो रहा है साइनसिस के केसेस के अंदर या फिर दूसरे जो डिसऑर्डर्स हैं, नेजल पॉलीपाई हो गया दोस्तों, उन केसेस में भी योगा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और योगा बहुत अच्छी हेल्प करता है। नेक्स्ट आती है दोस्तों उसकी मेडिसिनल मैनेजमेंट। देखिए मेडिसिन में मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि एलोपैथिक में जो ट्रीटमेंट है वो दूसरा दोस्तों सर्जिकल मेथड भी ट्रीट करते हैं। कई बार उनमें एक ट्रीटमेंट होता है उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे थेरेपी होती है उनकी दोस्तों। तो ये कई के पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। इसके अलावा पेशेंट में जहाँ पे उनको लगता है कि इंप्रूवमेंट नहीं आ रही दोस्तों, तो वहाँ पे वो सर्जरी करके उसकी जो एनाटॉमी है उसको स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। या कई बारी दोस्तों वो इस तरह की चीज़ें भी डाल देते हैं कि वो आपका जो एयरवे है वो खुला रहे और प्रॉपर उसमें पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मेंटेन रहे। तो दोस्तों ये तो थे एलोपैथिक ट्रीटमेंट। अब बात आती है मेन जो हमारा टॉपिक है वो है होम्योपैथिक मैनेजमेंट इन स्लीप एपनिया। देखिए होम्योपैथी में दोस्तों हमारे पास बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है स्लीप एपनिया के लिए, लेकिन लाइफस्टाइल पे काम करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपने डॉक्टर के पास जाना है, होम्योपैथी डॉक्टर के पास, उसको केस देना है और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकलवा के अपना ट्रीटमेंट शुरू करना है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास नहीं विजिट कर सकते तो मैं कुछ मेडिसिन आपसे आप शेयर करूंगा। ये मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मदद करती हैं आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से लड़ने में। देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन और सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो मेरी मेडिसिन है वो है दोस्तों लैकेसिस। जी हाँ दोस्तों, लैकेसिस पेशेंट्स की अगर मैं बात करूं, लैकेसिस पेशेंट्स वो होते हैं दोस्तों जिनको एक एक्सेगरेटेड टच सेंसेशन होती है। उनको ऐसा फील होता है कि वो अपनी नेक के अराउंड कोई भी चीज़ टाइट नहीं पहन सकते, वेस्ट के अराउंड कोई भी चीज़ टाइट नहीं पहन सकते। ऐसे पेशेंट स्लीप एपनिया से सफ़र करेंगे और इनको ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ये रात को उठेंगे और इनको ब्रीदिंग में डिसऑर्डर आएगा, ऐसा लगेगा कि सांस नहीं आ रहा है प्रॉपर्ली, यहाँ पे कोई घुट रहा है, कोई चीज़ बैठी हुई है। तो इस तरह के सेंसेशन जो मैंने आपको बताई थी सारे इनको सिम्टम फील होते हैं। तो लैकेसिस 30 जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के केसेस के अंदर। लैकेसिस 30 201 एम पोटेंसी पेशेंट के अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं। तो जो मेडिसिन है डोज उसकी वही रहेगी दोस्तों, 5 बूंदे 1 चम्मच पानी के अंदर सुबह दोपहर शाम आपने लेनी है। तो इससे आपको स्लीप एपनिया के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट फील होगा। ऐसे पेशेंट जो लैकेसिस वाले होते हैं दोस्तों अक्सर वो जेलेसी वाले और टॉकेटिव पेशेंट्स होते हैं। जब आपके पास क्लिनिक में वो आएंगे तो बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, या अगर आप नॉर्मली इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ऐसे पेशेंट टॉकेटिव बहुत होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है दोस्तों हमारी वो आती है कैंक्रिस कंटोर्टिक्स। जी हाँ दोस्तों, कैंक्रिस कंटोर्टिक्स जो है वो ऐसे पेशेंट्स पे बहुत मदद करती है जिनको एपनिया के साथ विविड ड्रीम्स आते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनको डरावने हॉरिड ड्रीम्स आते रहेंगे स्लीप के अंदर। देखो स्लीप उनको प्रॉपर नहीं आ रही लेकिन उसके बावजूद भी वो ड्रीम्स उनको आ रहे हैं, तो इस तरह से हॉरिफाइड ड्रीम्स आते हैं। ये पेशेंट्स अक्सर बहुत एंग्शियस रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में दोस्तों कैंक्रिस कंटोर्टिक्स 30 की 5 ड्रॉप्स अगर आप पानी में देंगे 1 चम्मच पानी के अंदर सुबह दोपहर शाम, तो काफ़ी रिलीव महसूस होगा। नेक्स्ट जो पेशेंट है दोस्तों वो आते हैं हमारे थर्ड कैटेगरी में, दैट इज इग्निशिया। जी हाँ, इग्निशिया 30 दोस्तों उन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनको एपनिया के साथ साथ एक सेंसेशन उनको ऐसी होती है कि उनको ब्रीदिंग नहीं आ रही। जी हाँ दोस्तों, वो बैठे बैठे भी आपको ऐसा लगेगा उनकी साइंग ब्रीदिंग है, सॉबिंग है, इस तरह से वो आहें भरना जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। तो वो इस तरह की कंडीशंस आपको दिखेंगी। और ये पेशेंट बहुत ही हिस्ट्रीलिकल होते हैं। इन पेशेंट्स को थोड़ा सा भी कुछ होगा तो ये बहुत ज़्यादा उसको एग्जेगरेट कर देते हैं। तो ये पेशेंट इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो इग्निशिया जो है 30 दोस्तों 5 बूंदे 1/4 कप पानी के अंदर या फिर 1 चम्मच पानी के अंदर डाल के अगर आप दें तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट पेशेंट्स के अंदर दिखाई देता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है ओपीएम 30। जी हाँ दोस्तों, ओपीएम 30 मैं इस्तेमाल करता हूँ चिल्ड्रंस के केसेस के अंदर भी दोस्तों जिनके अंदर एडिनॉइड्स की प्रॉब्लम होती है। तो ओपीएम 30 और एक एग्रेफिस न्यूटेंस 30, ये दोनों मेडिसिन मैं बच्चों में यूज़ करता हूँ स्पेशली, क्योंकि उनके अंदर दोस्तों टॉन्सिल्स बढ़ सकते हैं या फिर उनको क्या होता है एडिनॉइड्स की प्रॉब्लम होती है। तो उन दोनों केसेस के अंदर ओपीएम और एग्रेफिस न्यूटेंस बहुत ही अच्छा रिजल्ट शो करती हैं। और ओपीएम के केसेस दोस्तों ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्लीपी होते हैं। चाइल्ड दिन के अंदर भी बार बार आके स्कूल में से भी कंप्लेन आएगी, और वैसे भी आप देखेंगे कि हर समय बच्चा जो है थका रहेगा, स्लीपी रहेगा, क्योंकि ओवरनाइट वो सो नहीं पाता, मुंह खुला रहता है, डिस्टर्ब रहता है, तो वो बहुत स्लीपी रहता है। तो वो उन केसेस के अंदर ओपीएम 30 बहुत ही अच्छा रिजल्ट शो करती है। इसके साथ में दोस्तों एक
ग्राइंडिला रोबुस्टा करके टिंचर है, ग्राइंडिला रोबुस्टा क्यू। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है पेशेंट्स में, उन पेशेंट्स के अंदर जिनको हमेशा ये फील होता है कि उनका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है चोक हो रहा है, उनको अस्थमेटिक कंडीशन डेवलप हुई है और रात को सोते हुए अचानक से उनका सांस रुक जाता है और उठ के उनको ब्रीदिंग लेनी पड़ती है। तो ऐसे केसेस में ग्राइंडिला रोबुस्टा क्यू जो है दोस्तों बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स शो करती है। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ मेडिसिन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के ऊपर। आई होप स्लीप एपनिया को लेके मैंने काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर किए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन खुश रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।